हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट पहुंचने के बाद केमिकल रिएक्शंस रुकती है या नहीं रुकती है। अगर इक्विलिब्रियम के स्टेट पहुंचने के बाद केमिकल रिएक्शंस रुक जाती है तो साइंटिस्ट लोग ये क्यों कहते हैं कि केमिकल रिएक्शंस डायनेमिक होते हैं, यानी गतिशील होते हैं इक्विलिब्रियम के स्टेट पहुंचने के बाद भी। चलिए आज हम लोग जानते हैं इस टॉपिक में। टॉपिक का नाम है केमिकल रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम। आज हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग एक रिवर्सिबल रिएक्शंस को समझते हैं। ऐसा रिएक्शंस जो बन के फिर से वापस अपने रिएक्टेंट्स फॉर्म को क्रिएट कर सकता है। मान लीजिए कि हमने रिएक्शंस ले रखा है, कोई ए रिएक्टेंट्स है और बी, और ये दोनों मिलके सी और डी बना दे रहा है प्रोडक्ट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। इस रिएक्शंस में होता क्या है कि पहले शुरुआत में आप जानते हैं कि रिएक्टेंट्स की मात्रा कुछ ना कुछ होगी। शुरुआत में जब समय जीरो हो, समय टाइम इक्वल टू जीरो होगा, उस समय इसकी कुछ ना कुछ ए की कुछ ना कुछ मात्रा होगी, बी रिएक्टेंट से इसकी कुछ ना कुछ मात्रा होगी, और ए और बी की मात्रा मान लीजिए कि इसका 20 ग्राम है, इसका भी 20 ग्राम है। लेकिन शुरुआत समय जीरो में सी की ग्राम मास भी जीरो थी, डी की भी मास भी जीरो थी। ये प्रोडक्ट है। तो शुरुआत जब रिएक्शंस की शुरुआत में ही समय जीरो पर इसका कंसंट्रेशन तो ये बहुत जीरो होगा, न के बराबर है, होगा ही नहीं। जैसे जैसे समय बीत 2 सेकेंड बाद इसका रिएक्टेंट से आपस में अभिक्रिया करके ये प्रोडक्ट बनाने लगेगा। आगे की तरफ रिएक्शंस होगी और इसका धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट्स अपने अभिक्रिया करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेंगे। और फिर प्रोडक्ट की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, फिर ये आपस में अभिक्रिया करके और टूट के फिर से ए और बी को बनाने लगेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शंस होने लगेगी। तो शुरुआत में इसका रिएक्टेंट्स ए और बी का आपस में रिएक्शन करके सी और डी बनाने का दर बहुत अधिक होगा, क्योंकि इनकी अधिक मात्रा इनके पास है और धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होगी समय के साथ। इसलिए ये कम इनकी ए और बी आपस में रिएक्ट करके सी और डी बहुत कम बनाने लगेंगे और धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी। तो सी और डी आपस में मिल करके बहुत अधिक मात्रा में ए और बी बनाने लगेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि ए और बी जितना तेजी से सी और डी बना रहा है उतना ही तेजी से सी और डी ए और बी बनाने लगेगा। तब उस स्टेज को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेज। तब हम कहते हैं कि रिएक्शंस इक्विलिब्रियम की अवस्था तक पहुंच गई है। इक्विलिब्रियम की अवस्था तक पहुंच गई है। मान लीजिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए इक्विलिब्रियम होता क्या है। देखिए इक्विलिब्रियम, इससे आप समझ पा रहे होंगे। एक उदाहरण ले लीजिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके अमोनिया बना रहा है। यहाँ पे इसको संतुलित कर लीजिए। पहले 2, इधर 3 कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन्स आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रहे हैं और फिर अमोनिया आपस में रिएक्ट करके फिर से रिएक्टेंट्स बना रहे हैं। तो जितनी शुरुआत में इन लोगों की स्पीड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की बहुत अधिक होगी, धीरे धीरे इनकी स्पीड धीरे धीरे समय बढ़ते जाएगी। जैसे जैसे इनकी स्पीड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने की घटती जाएगी। जैसा कि हमने इसमें कहा, सेम टू सेम वही रिएक्शंस को हमने एक अलग रिएक्शंस के रूप में लिख के समझा रहे हैं। तो फिर से इसकी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड घटती जाएगी धीरे धीरे। ये कम मात्रा में अमोनिया बनाने लगेगा।
फिर अमोनिया का जो भी मात्रा बनेगा ये फिर आपस में अपने में रिएक्ट करके टूट करके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी कन्वर्ट होने लगेगा। तो इसका जैसे जैसे मात्रा बढ़ेगा उतना ही तेजी से यह अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन देने लगेगी, टूटने लगेगी नाइट्रोजन हाइड्रोजन में। इस प्रकार से एक ऐसा अवस्था आएगा जहाँ पे दोनों का नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन मिल करके अमोनिया बनाने का और अमोनिया डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन बनाने का दर स्पीड दोनों का इक्वल हो जाएगा। तब उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? इसको देखिए, समझिए। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस। इक्विलिब्रियम क्या होता है? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, तब उस स्टेज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पूछे तो क्या किसे कहते हैं? आप सामने यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। इक्विलिब्रियम हम बोल रहे हैं उसी को लिख लीजिएगा, और हम अभी स्क्रीन पर उसको दे भी देंगे इक्विलिब्रियम की एक परिभाषा को, जो आपको दिखाई देगा अभी। तो इक्विलिब्रियम की अवस्था कब आती है? जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाते हैं। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की स्पीड और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की स्पीड जब इक्वल हो जाती है तब हम कहते हैं कि ये अवस्था इक्विलिब्रियम की हो गई। अब एक बात और समझिए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। चलिए, एक मान लीजिए एक बाल्टी में एक गेंद रखा हुआ है पहले से ही। हर एक सेकंड में 10 गेंद उस बाल्टी में डाला जा रहा है, उतना ही तेजी से 10 गेंद उस बाल्टी से बाहर निकल रहे हैं। तो उसमें गेंद की संख्या कितनी होगी 1 घंटा बाद? निरंतर यही प्रोसेस हो रहा है। आप बोलिएगा सर 1, सही बोले। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? डायनेमिक इक्विलिब्रियम। प्रोसेस तो हो रहा है लेकिन इनका कांस्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, उसे ही बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए एक और उदाहरण लीजिए। एक कमरे में है 100 लोग, उसमें से 10 लोग निकल रहे हैं, फिर 10 लोग आ जा रहे हैं। तो कमरे में 1 घंटा बाद, और यही प्रोसेस हमेशा चलते रह रहा है। कमरे में कितना आदमी रहेगा 1 घंटा बाद? आप बोलिएगा 100 लोग ही रहेगा सर। बिल्कुल, ये प्रोसेस डायनेमिक इक्विलिब्रियम की होती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस का रेट और बनने की, प्रोडक्ट बनने की और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनने की स्पीड इक्वल हो जाती है। और तो उस समय आपको लगता है कि रिएक्शंस रुक गया है, स्थिर हो गया है, लेकिन रुका नहीं रहता है। रिएक्शंस हमेशा गतिशील रहता है। कि यह रुकती हुई प्रतीत इसलिए होती है क्योंकि इनकी कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हो जाती है, बदलती नहीं है। यदि अब इक्विलिब्रियम पर 20 ग्राम हो गई है नाइट्रोजन 20 और 21 ग्राम डाई हाइड्रोजन और 30 ग्राम हो गई है अमोनिया, तो इतना ही रहेगा। अब इक्विलिब्रियम पर इतना ही कन्वर्ट होता रहेगा। इसका मास कांस्टेंट हो गया है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गया है। समझे? अब इस प्रकार से इस टॉपिक केमिकल रिएक्शंस इन इक्विलिब्रियम में, इस टॉपिक में यहीं तक हम लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग आगे एक पैराग्राफ द्वारा हम लोग इस रिएक्शंस को समझेंगे। देखिए, पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा। देखिए, मान लीजिए एक ग्राफ है, समय का ग्राफ है, टाइम का। ये कॉन्सेंट्रेशंस है, कॉन्सेंट्रेशन। ये कॉन्सेंट्रेशंस आगे की तरफ बढ़ रही है, समय इधर आगे की तरफ बढ़ रहा है। मान लीजिए ये कॉन्सेंट्रेशंस है डाई नाइट्रोजन का। डाई नाइट्रोजन का शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन समय 0 पर कॉन्सेंट्रेशंस बहुत ज़्यादा था।
क्योंकि रहेगा ही कंसंट्रेशन शुरुआत में समय जीरो पर अमोनिया का पूरा जीरो रहेगा कंसंट्रेशन, और डाइहाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए ज़्यादा, जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे इसका कंसंट्रेशन घटते गया, एक समय ऐसा आ गया। उसी तरह हाइड्रोजन का मान लीजिए ये है कंसंट्रेशन, और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे जाके घट के और कंसंट्रेशन यहाँ पे स्थिर हो गया। और अमोनिया का कंसंट्रेशन समय जीरो पर कंसंट्रेशन जीरो था, और जैसे जैसे समय बीतता गया इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ता गया, और एक समय ऐसा है कि ये इक्विलिब्रियम के स्टेट में आ गया। ये हो गया अमोनिया, ये हो गया हाइड्रोजन डाइहाइड्रोजन, ये डाइनाइट्रोजन। तब इस समय एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्टेट सभी की आ गई है। इसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट, जहाँ किसी भी चेंजेस नहीं हो रही है कॉन्सेंट्रेशन में। इक्विलिब्रियम स्टेट यही है। एक और उदाहरण ले लीजिए, हाइड्रोजन H2 और I2 मिल करके, गैस मिल करके 2HI बना रहा है। शुरुआत में H2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा था, समय के साथ घटते घटते ऐसे चला आया। ये समय है, ये कॉन्सेंट्रेशन से, ये इधर समय बढ़ रहा है, ऊपर कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आयोडीन का भी इसी तरह से था। आयोडीन का कंसंट्रेशन इतना था, समय के साथ घटते घटते इतना आ गया, कांस्टेंट हो गया। शुरुआत में हाइड्रोजन आयोडाइड का कंसंट्रेशन जीरो था, समय जीरो पर कंसंट्रेशन बढ़ते गया समय के साथ, और इस तरह से ये इक्विलिब्रियम की स्टेट ये आ गई। इसे ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट। अच्छा, चलिए अब हम आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं कि इक्विलिब्रियम की अवस्था आने के बाद क्या केमिकल रिएक्शंस रुक जाती है? कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा। हम तो यहाँ पे अभी बता ही दे रहे हैं। देखिए, इक्विलिब्रियम की इसका जवाब है, हम लोग ऐसे पढ़ ही चुके हैं कि इक्विलिब्रियम की अवस्था आने के बाद रिएक्शंस रुकती नहीं, सदैव चलती रहती है। केवल उनका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होने के कारण हमें रुकी हुई प्रतीत होती है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद।